All of you Ram Ram. Today I will teach you foreign trade under the British rule. India had acquired eminence in the area of foreign trade since ancient times. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडिया था उसको फॉरेन ट्रेड में अपने आप में एक एमिनेंस का मतलब होता है एक ग्रेट श्रेष्ठ अपना एमिनेंस प्राप्त था। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त होना। सिंस एंशियंट टाइम यानी बहुत प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से इंडिया को विदेशी व्यापार में अपना एक सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंडेड दिस एमिनेंस। जब ब्रिटिश रूल आया भारत में तो इसने क्या करा, इस श्रेष्ठता को ख़त्म कर दिया। इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया को बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स माना जाता था पहले, अंग्रेजों के आने से पहले। सच एज फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल। कॉटन क्या होता है, ये सूती रुई इस तरीके से। सिल्क आपका रेशमी काम, टेक्सटाइल कपड़े, आयरन गुड्स जिससे मशीन मटेरियल बनते हैं, वुडन गुड्स लकड़ी के जो होते हैं, आइवरी वर्क ये जो हाथी के दांतों पे जो वर्क किया जाता है, एंड प्रीशियस स्टोन, डायमंड और इस तरीके से प्रीशियस स्टोन। तो ये फिनिश गुड्स यानी इन सब चीज़ों पे जो वर्क किया जाता था, तो विदेशों के लोग हमारे देश से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खरीदते थे, इसलिए इंडिया को बहुत अच्छा एक्सपोर्टर भी जाना जाता था। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कन्वर्टेड इंडिया into a net exporter of raw material। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, भारत में इसको बदल दिया। इससे केवल पहले क्या था, फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर था। देखो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल क्या होता है। फिनिश गुड्स वो होता है जो तैयार माल होता है जिसे कंज्यूमर यूज़ करता है डायरेक्ट। जैसे ब्रेड, ब्रेड क्या है, फिनिश गुड्स, क्योंकि हम सीधा ब्रेड को खाते हैं। और जो वीट होता है, वीट क्या हो गया, एक तरीके से पहले वीट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आटा में, आटा से फ्लोर से क्या करेंगे, उसकी चपाती बनाएंगे। चपाती के बाद क्या होता है, वो होता है फिनिश्ड, या ब्रेड होती है फिनिश्ड। आटा क्या हो गया, आटा आटा एक तरीके से रॉ मटेरियल लगा लो। ऐसी वुड, वुड क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल, जैसे पेड़ हो गए, ट्री हो गए, ये सब जब काट के फर्नीचर बनाया जाता है तो फर्नीचर क्या हो गया, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होते हैं, हमने घर में या कहीं कंपनी में या कहीं भी उसे यूज़ करने के लिए खरीदे हैं, तो उसे हम बेचेंगे नहीं, ठीक है। फिनिश गुड्स होते हैं जिस पे कोई और वर्क करना शेष ना रह गया हो। बट रॉ मटेरियल क्या होता है, जिस पे काम करना बाकी है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। पहले फिनिश गुड्स जाता था विदेशों में तो अच्छी इनकम प्राप्त होती थी। जो हमारे देश के क्या थे, हैंडीक्राफ्ट आर्किटेक्ट थे, इन्हें अच्छी इनकम प्राप्त होती थी। अब रॉ मटेरियल जाता था हमारे देश से बाहर। तो रॉ मटेरियल अगर जो जिन जिन चीज़ों से हम फिनिश गुड्स का निर्माण करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो अब रॉ मटेरियल बाहर जाने लगा। और ब्रिटेन क्या करती थी, उनसे फिनिश गुड्स बनाया करती थी, और वो फिनिश गुड्स फिर हमारे देश में इंपोर्ट किया करती थी। इससे क्या होता था, इसमें ये बीच में फ़ायदा लिया करते थे। रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते दामों में ब्रिटेन ले जाया करते थे, और ब्रिटेन से जब फिनिश गुड्स आता था तो उसमें बहुत सारा प्रॉफिट मिला के टैक्स फ्री करके अपने देश से यहाँ लाया जाता था। और जब एक्सपोर्ट किया जाता था तो ये टैक्स बढ़ा देते थे, या कुछ इस तरीके से स्कीम लगा रखी थी जो दोनों तरफ से भारत को क्या हो, ह्यूज लॉस, भारी नुकसान हो। तो इस तरीके की इनकी पॉलिसी थी जो हमारे भारतीय लोग इनके कैप्चर में आ गए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ इन्होंने फिनिश गुड्स के लिए इम्पोर्टर बना दिया भारत को,
और नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल के लिए। इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसी में इन्होंने भेदभाव किया जो व्यापार से संबंधित थी। टैरिफ्स मतलब यहाँ पे है टैक्स से संबंधित, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा परस्यूड का मतलब होता है थोप दी गई या लागू कर दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दी गई, भारत में परस्यूड यानी लागू कर दी गई। State of India foreign trade at the time of independence can be described in term of the following observation। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो भारत में विदेशी व्यापार का आज़ादी के समय पे किस तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है किस तरीके से यहाँ फॉरेन ट्रेड जो ब्रिटिश रूल के अधीन चला गया था, तो वो आज़ादी के समय पे कैसा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बात करेंगे अब 1947 में फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे कि मैंने भी बताया था ऊपर ही कि रॉ मटेरियल जाया करता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो प्राइमरी प्रोडक्ट वही हो गए हमारे, और एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स यानी जो बाहर से फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं वो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं। ओइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन यही होते हैं इनके जो ट्रेड एंड टैरिफ की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होती हैं, जो भेदभाव पॉलिसी होती हैं जो इन्होंने कर रखी थी, भारतीय लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना और अपने देश को क्या करना, सक्सेस करना। तो ये एक तरीके से इन्होंने क्या कर रखी थी, अपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रखा था अपने नियमों से। कॉलोनियल मतलब अपनी जो नियम रूल हो गए, इनके कारण इन्होंने इंडियन इकोनॉमी पे क्या कर रखा था, और इनका मतलब कारण कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन अपने जो रूल थे इनके कारण इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में क्या कर रखा था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रखा था, अत्याचार कर रखा था। इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। अब हमारे जो इंडिया जो था वो प्राइमरी प्रोडक्ट कौन कौन से थे जो एक्सपोर्ट करता था। यहाँ पे है लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे हमारे, प्राइमरी मतलब रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे रॉ सिल्क जो कच्चा रेशम था वो, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो नील हो गया जिनसे कपड़ों में रंगाई का काम किया जाता है। कपड़े अलग अलग रेड कलर के, ब्लू कलर के, क्योंकि कॉटन होता है इनसे कपड़े बनते हैं, इनमें एक ही कलर होता है वाइट। फिर उससे क्या होता है कि जो रेड कपड़े हैं वो इंडिगो और मतलब कलर, ठीक है, नील की खेती, शुगर एक्सेट्रा, ये यहाँ से भेजे जाते थे ब्रिटेन। ऑन द अदर हैंड इट बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री। फिर जो उन प्राइमरी गुड्स से जो फिनिश गुड्स तैयार किए जाते थे वो ब्रिटिश इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था और हमारे यहाँ बनाया जाता था और हमारे यहाँ भेजा जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, हमारे देश को भेजा जाता था। आवर इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स बिसाइड सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड। यहाँ पे क्या है, अभी एक्सपोर्ट में तो हमने बता दिया रॉ मटेरियल भेजा जाता था, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा। अब वहाँ से फिनिश गुड्स कौन कौन सा हमारे देश में आया करता था, तो वहाँ पे क्या था, कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स, इनसे मिलके जो कपड़े बन के तैयार हुए हैं वो आए करते थे, जिन्हें हम पहनने लगे थे। एक बार गांधी जी ने भी एक आंदोलन चलाया था कि ये जो विदेशी वस्त्र हैं या विदेशी चीज़ें इनका त्याग करो। आपने देखा था लोगों ने घरों से अपने कपड़े निकाल के सब जला दिए थे और चरखा चलाना शुरू कर दिया था, इस तरीके से कि अपने छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया था उस समय पे गांधी जी ने, कि हम स्वदेशी बनेंगे, हम अपने देश में बनाएंगे और अपने देश का ही पहनेंगे, जिससे कि हमारे देश से जो प्रॉफिट होता है वो बाहर ना जाए, विदेश में ना जाए और कच्चा माल भी बाहर ना जाए, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इस तरीके की गांधी जी ने उस समय पे नीति चलाई थी।
तो यहाँ पे बिसाइड सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड प्रोड्यूस इन इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि इंग्लैंड से जो प्रोड्यूस होते थे कैपिटल गुड्स वो भी अलग अलग तरीके के हुआ करते थे, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूँ दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, एक कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनके द्वारा हम गुड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे मशीन, मशीन से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मशीन क्या हुआ, कैपिटल गुड्स, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, जैसे लाइक दैट कोई खिलौना, ठीक है, बच्चों की डॉल, ठीक है। अब वो डॉल है, डॉल बच्चा खेलेगा तो वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। और जिससे डॉल को बनाया गया है वो क्या हो गया, कैपिटल गुड्स, यानी जिस मशीन से वो बनाया गया। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स रिफ्लेक्टेड बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे बताया गया कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ये रचना बनाई गई किसके द्वारा, ब्रिटिश रूल के दौरान, उसने क्या करा, रिफ्लेक्ट किया बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही मतलब एक तरीके से बैकवर्ड को शो किया, डिस्क्लोज किया, रिफ्लेक्ट किया कि भाई ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की इनकी जो बनावट थी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गई। तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। There was a significant shift not only in the composition of India's foreign trade। देखिए मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे केवल एक का ही अधिकार हो, उसे बोलते हैं मोनोपोली। अब जी एक पे अधिकार किस चीज़ का होता है, जैसे रेलवे, रेलवे आपने देखा है, रेलवे पे केवल गवर्नमेंट का अधिकार है, रेलवे पे किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का। और कोई रेलवे के रूल नियम कुछ बनाते हैं और आप बिजनेस देखेंगे तो लगभग सभी उसमें प्राइवेट का क्या है, इंटरफेयर है। बट रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, परमाणु हथियार, इस तरीके से जो देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उस पर भी एटॉमिक मिसाइल ये सब, तो उस पर भी गवर्नमेंट का है, कोई प्राइवेट वाला चाहे जिस पे भी जितना भी पैसा हो वो एटॉमिक एनर्जी हमारे देश में नहीं बना सकता एक्सेप्ट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे मोनोपोली था रेलवे इन सब चीज़ों के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। ब्रिटेन ने, जैसे पहले हमारे जो रॉ मटेरियल हुआ करते थे, फिनिश गुड्स हुआ करते थे, वो और देशों में भी जाया करते थे, तो यहाँ पे इन्होंने विदेशी व्यापार को अपने अधीन कर लिया था, अपने मोनोपोली कर लिया था ब्रिटेन ने। बस जो विदेशी माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था वो ब्रिटेन से हुआ करता था, तो यहाँ पे एकाधिकार कर लिया था। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट नॉट ओनली इन द कंपोजिशन ऑफ India's foreign trade but also in the